हेलो फ्रेंड्स, योग्यता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जैसे कि हमने पैरा नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 5 की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं कि जो हमसे किस रिगार्डिंग बात करता है। जो हमसे बात करता है उपनिरीक्षक सिविल पुलिस के अवर अधीनस्थ अधिकारी, मतलब जो भी थाने के भार साधक अधिकारी होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये मान लो ये आपका एक एरिया है जिसमें आप रहते हैं, उसके अंदर क्या है, आपका पीएस है, पुलिस स्टेशन है। अब उस पुलिस स्टेशन को संभालने के लिए भार साधक अधिकारी रखे जाते हैं, एआई एसआई, जो भी कुछ भी, मतलब जो वहाँ पर उस थाने को संभाल रहा है। ठीक है, वैसे तो स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एसएचओ, जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पैरा नंबर 43 ये है कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपका 43 से लेकर टोटल दिखा देते हैं एक बार आपको। और इसके अंदर कांस्टेबल भी आ गया आपका 62, तो आपके यहाँ पर 64 तक है। ये पैरा जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 43 से लेकर 62 तक है। 43 से लेकर 62 तक। अब दिल थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यूपीएपीओ के जो एग्ज़ाम है उसमें ना क्या करते हैं ये लोग, पैरा वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, और ये पैरा वाइज क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम हमें इसके दिख ही जाते हैं। और जहाँ तक देखा जाए, अगर 10 क्वेश्चन भी हमें सही करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 क्वेश्चंस को सही करने का मतलब है कि जिसकी कम से कम उसने यूपी पुलिस रेगुलेशन जो है कम से कम 3 बार तो गो थ्रू किया हो अपने हाथ से, और प्रॉपर उसको पता हो कि कौन से पैरे में क्या लिखा गया है, तब जाके तो वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। ठीक है, अपने प्रभार की सीमाओं के भीतर वह पुलिस प्रशासन को संचालित करता है। जो भी उसका प्रभार है या जो भी उसका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो रखा गया है या उस क्षेत्र के लिए उसको नियुक्त किया गया है, तो वो पुलिस प्रशासन को संचालित करता है। बल की सभी शाखाओं पर उसका प्राधिकार होता है। अपने अधीनस्थ की दक्षता, जो भी उसके काम करने वाले, जो उसके अंडर में काम करने वाले होते हैं, उनकी एबिलिटी को देखकर उनके कर्तव्यों का पालन के लिए उनके लिए सभी रजिस्टर, अभिलेख, रिपोर्ट्स, सबके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी होता है। वह थाने में रहने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान संपत्ति, जो भी सरकारी धन है या कोई भी थाने में मूल्यवान संपत्ति है, उसकी सुरक्षा की अभिरक्षा के लिए भी एक पुस्तिका को शुद्ध रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उसे चाहिए कि वह उन्हें अनेक काम के लिए अनुदेश दे, उन्हें अपने नियंत्रण में रखे और अनुशासन बनाए रखे। तो मेन इसका काम क्या है, थाने के अंदर जो भी चीज़ें, जैसे कि एक मैनेजमेंट का काम होता है ना, वो इसका काम है। उसके बाद पैरा नंबर 44 क्या बोलता है, उसे अपने प्रभार की पूर्ण रूप से स्थानीय जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। भीतर सभी प्रधान व्यक्तियों से सुपरिचित होना चाहिए। ग्राम के मुखिया से विधनता व्यवहार करना, हार्दिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न उसका होना चाहिए। बेसिकली क्या है, हार्दिक सहायता प्राप्त करता है। ग्राम चौकीदार के प्रति विचारशील होना चाहिए, उसे सूचना देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जितने भी विलेज चौकीदार होते हैं वो सारे के सारे क्या करें, इन्हें सूचना दें, इसके लिए भी उन्हें बताना पड़ता है। बुरे चरित्र वाले, उन्हें थाने के भीतर या बाहर अपराध करने के रोकने के लिए कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या उनका माइंड हमेशा अपराध करने के लिए चलता है, तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भी उसे नज़र रखनी चाहिए। वह अपने वरिष्ठ और थाना के भार साधक अधिकारी को यदि उपलब्ध हों तो टेलीफोन और तार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस टेलीग्राफिक कोड का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण सूचना तत्परता से फैलाने के लिए, देखो है ना, आ गई ना बात, कि टेलीफोन के थ्रू तार और उत्तर प्रदेश पुलिस टेलीग्राफिक कोड का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण सूचना को तत्परता से फैलाने के लिए आसूचना देगा। उसके बाद अगर मैं 45 की बात करूं, तो उसे विहित प्रारूप में गोपनीय नोटबुक रखनी चाहिए जो उसके पास हो, जिसके अंदर उसके पास व्यक्तियों का गुप्त सूचना देंगे, कि अधीनस्थों के अन्य मामले, गोपनीय अभियुक्तियां अभिलिप्त करेंगे, स्थान नाप सकेंगे। ये सारी नोटबुक उसके पास होनी चाहिए, और नोटबुक वो अपने उत्तराधिकारी को क्या करेगा, सौंप देगा, जिसके बारे में कोई नहीं देख सकता। 46 पैरा नंबर 546 के द्वारा विहित की गई सीमा अपने अधीनस्थों को व्यायाम ड्रिल कराएगा, नियतकालिक रूप से कांस्टेबल का परीक्षण करेगा, गश्त करेगा, कर्तव्यों की परीक्षा लेगा, कांस्टेबल के परीक्षण के लिए मार्गदर्शन निर्धारित करेगा उसको, और वहाँ पर जितनी भी सज्जा का निरीक्षण करेगा, किस तरह से न्यूनता की रिपोर्ट करेगा। साप्ताहिक सज्जा परीक्षण की उपस्थिति नहीं हो सकती तो समुचित वर्दी और सज्जा करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या, उसके अभी अधीनस्थ के पास जो भी साप्ताहिक सज्जा है कि पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म है या नहीं है, वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो रहा है नहीं हो रहा, उसके अंडर में कैसे काम चल रहे हैं, वो सब काम इसका भार साधक अधिकारी का होता है। थानों के संगीनों सहित
आगन्य शस्त्र, फायर आर्म्स, कारतूस के थैले, भंडार, हथियार स्वयं उसके प्रभार में रहेंगे। तत्काल अपेक्षा ना हो कि भंडार में लौटा दिया जाए, जैसे कि उसको लग रहा है कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है तो वो भंडार में उसको क्या करेगा, वापस लौटा देगा। वह अपने सभी अधीनस्थ कर्तव्यों को ग्रामीण पुलिस के सम्मिलित करते हुए क्या करेगा, पुलिस गजट, क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट, थाने पर प्राप्त अन्य सूचनाओं से जो संबंधित हो परिचित बनाए रखेगा। 47 पैरा की बात करें, जब वे फालतू किए जा सकेंगे तो अधीनस्थ को अपने कर्तव्य से चले जाने, थाना छोड़ने की अनुमति दे सकेगा, जैसे खाली बैठे हैं। जनरल डायरी भी ये लोग मेंटेन करते हैं। रात भर अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। इस तरह के काम भी थाने के भार साधक अधिकारी के हो सकते हैं। 48 की अगर बात करें तो थाने पर अपनी हाजिरी के बीच वह स्वयं ही डाक को खोलेगा और सभी आदेश संसूचनाएं भेजी रिपोर्ट को प्राप्त करेगा। जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करेगा। देखो, हस्ताक्षर करने के काम भी किसके हैं, इसी के ही हैं। कर्तव्य ड्यूटी नियत करने की व्यवस्था करेगा। जनरल डायरी को संगत प्रविष्टियों से करेगा। अवशेष धन का सत्यापन करेगा। जांच का परिणाम रोकड़ पर अंकित किया जाएगा। सही दंड प्रक्रिया संहिता धारा 157 के अधीन अन्वेषण करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्ति करेगा। 173 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट भेजने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अन्वेषण समुचित रूप से किया गया है या नहीं। जितनी भी उसके थाने से 173 की रिपोर्ट्स जाएंगी वो सारी की सारी वो खुद से जांच करेगा कि सही से जा भी रही हैं या नहीं जा रही है, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई है वो सही से की भी गई है या नहीं की गई। ये सारी चीज़ें थाने का भार साधक अधिकारी ही करता है। उसके बाद आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी पद की परिभाषा के लिए, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है जिसके अंदर उसकी पद की परिभाषा धारा 2 के ण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आपको देखने को मिलेगी। धारा के आशय से स्थानीय सरकार ने पढ़े लिखे हाजिर जेस्ट कांस्टेबल को थाने का प्रभार ग्रहण करने के लिए सशक्त कर दिया। मान लो पढ़ा लिखा कोई है, उसको थाने का प्रभार ग्रहण कर सकते हैं वो। जब कांस्टेबल को पंक्ति से ऊपर कोई अधिकारी थाने में हाजिर ना हो तो वह अन्वेषण नहीं कर सकेगा। अगर कांस्टेबल के पंक्ति से ऊपर, अगर मान लो कांस्टेबल है लेकिन उसकी पंक्ति से ऊपर कोई अधिकारी नहीं है तो वहाँ पे कांस्टेबल जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा। थाने के कर्तव्यों के प्रभार को ना लेना देना जनरल डायरी से अभिलिखित किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब थाने का अस्थायी भार साधक अधिकारी प्रधान कांस्टेबल है, अत्यधिक तत्कालिक दशा के सिवाय धारा 157 के दंड प्रक्रिया के अधीन थाने के भार साधक अधिकारियों का शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। जब किसी थाने का अस्थायी भार साधक अधिकारी प्रधान कांस्टेबल है, अत्यधिक तत्कालिक दशा के सिवाय, जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, जब तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दशा पैदा ना हो जाए तब तक थाने के अधीन भार साधक अधिकारी के जो भी अधीन व्यक्ति है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की अन्वेषण नहीं कर सकेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा जब तक वहाँ पर थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है। ठीक है। उसके बाद 50 की बात करें तो जब थानेदार को कोई स्थायी परिवर्तन के प्रारूप नंबर 299 मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रभार का औपचारिक प्रमाण पत्र अधीक्षक को भेजा जाएगा। थाने को सभी सरकारी संपत्ति, आयुधों, गोला बारूद को सम्मिलित करते हुए सूची की एक प्रति प्रमाण पत्र से संलग्न रहेगा। मुक्त किए गए अधिकारी को अपनी पदवी के भीतर होने वाली न्यूनतम हानि का स्पष्टीकरण देना होगा। उसके बाद 51 की बात कर लेते हैं। अब इसके अधीन उप निरीक्षक, इसके असिस्टेंट भी आएंगे। तो थाने को द्वितीयक अधिकारी उप निरीक्षक होता है। प्रातः परेड कराना, भार साधक अधिकारी को निर्देश देना, अधीनस्थों का कर्तव्य का पालन करना, उनकी त्रुटियां बताना, सौंपे गए मामलों में अन्वेषण करना, व्यायाम कराना और आदेश का पालन करना। इतना कुछ होता भी है क्या? चलिए देखते हैं। उस थाने पर कोई द्वितीय अधिकारी नहीं हो सकता जहां भार साधक अधिकारी एकमात्र उप निरीक्षक है। वहां पर कोई दूसरा अधिकारी नहीं हो सकता जब वहां पर कोई उप निरीक्षक ऑलरेडी है। 2 से अधिक उप निरीक्षक हो तो द्वितीय अधिकारी से कनिष्ठ होने वाले ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो भार साधक अधिकारी द्वारा सौंपे जा सके। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो वही काम करेंगे जो उनको उनके भार साधक अधिकारी ने दिए हैं। 53 और 54 पैराग्राफ जो है वो कट चुका है, वो अब नहीं है, मतलब रिपील हो चुका है। अब बात करते हैं थाने का प्रधान लेखक। अब थाने का प्रधान लेखक क्या करता है? तो थाने के प्रधान लेखक की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पैरा इसके बारे में बात करते हैं, 55, 56 और 57, 56 से लेकर 55 से लेकर 57 तक। क्या बात करते हैं? थाने का लेखक मुहिरर जो होते हैं, थाने का लेखक कहलाता है, मुहिरर बोलते हैं उसको। प्रधान कांस्टेबल पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर, लेखपाल होता है और ये निम्नलिखित कर्तव्य करता है। जनरल डायरी अपराधों की प्रथम इत्तला लिखता है,
जनरल डायरी बनाता है और जो भी प्रथम एफआईआर उसके पास आती है या किसी के द्वारा सूचना आती है उसको लिखता है। कहाँ से कहाँ तक लिखता है, तो इसके लिए 294 से 296 का पैरा देखेंगे, 98, 99, 102 देखेंगे। अगर कहो तो साथ के साथ ही देख लेते हैं, आ जाओ। पैरा नंबर 294 से लेकर 296 एंड 98, 99, 102। पहले 98, 99 और 102 देखते हैं कि क्या काम है इनका। ये है आपका 98, जो कि आपको थाने में की गई रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। 98 पैरा क्या कहता है, ये आवश्यक है कि रजिस्ट्रों और डायरियों में सभी रिपोर्ट जांच स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। पैरा नंबर 98 क्या बोलता है कि जो भी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है वो सारी के सारी स्पष्ट रूप में लिखी जानी चाहिए, मूल लेख स्पष्ट रूप और निर्विवाद नहीं होना चाहिए। 99 की बात करें, जहां रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तक में लिख ली जाएगी, जनरल डायरी के रिपोर्ट का सार संक्षेप रूप में लिखा जाएगा। प्रथम रिपोर्ट जनरल डायरी तत्काल की जाएगी। रिपोर्ट रात को ही प्राप्त हुई हो, ग्राम अपराध नोटबुक, अपराध रजिस्टर और 24 घंटे के भीतर लिख ली जाएगी और परिणाम स्वरूप इन रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की जानी ज़रूरी हैं। उसके बाद क्या था 102 की बात करें तो जब किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाएगी तो संज्ञेय अपराधों के लिए चेक रसीद, पुलिस प्रारूप 347, रिपोर्ट के महत्वपूर्ण भाग अभिलेख किए जाएंगे। दोनों प्रतियों में से प्रत्येक पर सूचना दी जाने से हस्ताक्षर करने, अंगूठा चिन्ह लगाने की अपेक्षा की जाएगी। रिपोर्ट का सार जनरल डायरी में लिखा जाएगा और उसकी अंतर्विष्ट करने वाले कागज़ की डायरी से संकलन किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के पास ये सारी की सारी चीज़ें धारा 155 के तहत जाएंगी। 155 में क्या है, 155 के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं आपके पास सीआरपीसी में, ये सारी जो है ये मजिस्ट्रेट के पास इनकी डिटेल जाएगी कि ये हमारे पास आज के टाइम में एफआईआर की कॉपीज़ अवेलेबल हुई हैं या आई हैं। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आगे की बात करूं जो हमें और पढ़ना था, जी, इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर 294 से 296 तक। इसको भी आ जाते हैं 294 से 296 तक। काफ़ी नीचे होगा, 294 से 296 पे आ जाते हैं। आराम से बैठे हुए हो, मेरे को भी लेट करवाया है। प्लीज़ बैक नॉइस को अवॉइड करिएगा प्लीज़। टू 294 से लेकर 296 तक है। काफ़ी नीचे है यार। आप इस क्लास को स्किप, जब ये पेज नीचे जा रहे हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि अपना टाइम आप ख़राब नहीं कीजिएगा। 294 आ गया बस। ये है यहाँ पर 294। तो ये हमसे किसके बारे में बात करता है, ये हमसे जनरल डायरी के बारे में बात करता है। प्रारूप नंबर 217, मैं एक बार प्रारूप भी दिखाऊंगी बाद में। थाने के भार साधक अधिकारी के अधीक्षण में 2 प्रतियों में लिखी गई है। इसमें कई प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी होगा। नित्य प्रति हस्ताक्षर करनी जरूरी होगी। भार साधक अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 के अधीन अस्थायी रूप से भार साधक अधिकारी रहता है। दूसरे प्रति थाने में रहेगी। मूल प्रति अधीक्षक को सब डिवीज़न भार साधक सहायक या उप अधीक्षक को भेज दी जाएगी और डायरी के कार्यवाही उन्हें रिपोर्ट की घटनाएं, सूचना एक डायरी में पूर्ण संक्षिप्त रूप से वो लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या है यहाँ पर, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो देखो, डायरी पृथक रिपोर्ट में समावेश विवरणों को डायरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी केस डायरी या पृथक रिपोर्ट आपने बनाई है उसको आप डायरी में नहीं लिखोगे कि आपने इसके लिए एक अलग से रिपोर्ट बनाई थी, उसको आपको डायरी में लिखने की क्या है, ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद बात करें 295 की, तो ये आपसे जनरल डायरी के मामले के बारे में बात करता है, जैसे कि सुबह परेड कराना, सिपाही का अनुपस्थिति का कारण बताना, भार साधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण, धन का सत्यापन, माल खाने का निरीक्षण करना, दैनिक कर्तव्यों का विवरण, अवकाश का अनुदान करना। देखो कितने सारे कर्तव्य हैं, टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 19 कर्तव्य आ रहे हैं। अब 19 में से क्या नहीं पूछ सकता एग्जामिनर? अवकाश पर पुलिस अधिकारियों का प्रस्थापन करना, फेरे कर्तव्य तामील कराना, और कर्तव्यों का प्रभाव हस्तांतरण देखना, संतरियों का पदस्थ देखना, नगद धन प्राप्ति वितरण देखना, निपटारे के कार्य के सहित क्या किया है वो, गिरफ्तारियां देखना, बंदियों का आगमन प्रस्थान, हथकड़ियां लगाना, ये सब काने, जमानत स्वीकार करना, चेक रसीद, अपसंज्ञ मामलों में गांव में 1 वर्ष से अधिक रिपोर्ट, अपराधों की संख्या, अपराधों के रिपोर्ट्स। उसके बाद कार्यवाही की अपेक्षा जिसको जिला प्राधिकारियों को सूचित करना, रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही, कागजों के विवरण, राजपत्रित अधिकारी निरीक्षक द्वारा थाने के निरीक्षण, 16 तारीख को पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई निपटारे, प्रत्येक मास की पहली 16 तारीख, हर माह की 16 तारीख को पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई निपटारे के विचाराधीन मालखाने और विद्यमान संपत्ति का वितरण करना, 16 तारीख को लंबित निर्देशों और आदेशों की सूची तैयार करना। अब बात कर लें 296 की, तो सभी प्रकार की रिपोर्ट तत्काल प्रविष्ट की जाएगी। रिपोर्ट भी रात के दौरान तत्काल प्रविष्ट की जाएगी। अपराध घटनाएं भारसाध अधिकारी को उसकी कार्यवाही के बारे में बताया जाएगा। बंदियों, धन संपत्ति का आगमन प्रस्थान। पैरा नंबर 59, अधिकारी द्वारा किए गए संतरियों का पदस्थ और भार मुक्त, ये भी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी कि जो संतरी हैं उनका क्या पदस्थ है, किस जगह पे उनको रखा है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये सारे काम आपको दिखाई दे गए जो कि किसके थे। तो अपने आप में अच्छा एक्ट है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके भी इम्पोर्टेंट एक बार नोट्स बनाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं, क्या एग्ज़ाम में याद कर सकते हैं, याद तो नहीं, खैर क्या पढ़ सकते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जितना पढ़ते जाएंगे उतना याद होता चला जाएगा, और याद तो करना ही पड़ता है। देखो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तो माइंड में रखना ही पड़ता है, और कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होते चले जाते हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा माइंड में बैठती चली जाती हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बस इतना फ़र्क है कि प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाला सामने कितना समझदार है, ये मैटर करता है, वरना काम सारे सही हैं, बस कितना किसको पता है ये फ़र्क है, और जो कि शायद बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुर्सी पे बैठने से पहले थोड़ा सा अच्छा सा सीख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे थे, 59 की बात कर रहे थे। तो 59 क्या कहता है, प्रत्येक चौकी कार्य परिधि और उस पुलिस के विशेष कर्तव्यों को अवधारणा भार साधक अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अधीन रात के गश्त पद्धति विहित की जाएगी। मतलब जो भी रात भर उसने गश्त करी है और उस चीज़ में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या उसने देखा है, वो सारी चीज़ें भी वो क्या कहते हैं क्लियर करेगा। 1 मिनट रुकना यार गाइस, यहाँ पर आवाज़ बहुत है। हाँ जी, अब आगे की बात कर लेते हैं। सॉरी। हर भार साधक अधिकारी के ध्यान में निष्पादन के लिए प्रत्येक आदेश को लाना, वह नियतकालिक प्रदर्शन करे, ग्राम चौकियों की उपस्थिति के उनके बोर्डों पर अभिलिखित करना, पुस्तकों की प्रविष्टियां तथा जब प्रविष्टियां अपेक्षित हों तब करना, भार साधक अधिकारी चुने ज़ोर शोर से उसको पढ़कर सुनाना, ये सब काम कांस्टेबल गजेट का होता है। उसके बाद जो भी विवरण, वेतन पत्रक संकलित करना, रजिस्टर तैयार करना और भार साधक अधिकारी द्वारा समूह निर्देशित करना जाएगा। सभी पुस्तकें अभिलेखित करना, वर्णित कर्तव्यों का पालन करना। उसके बाद अगर अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जाएगा तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, पोस्टमार्टम। ठीक है, ये चीज़ भी है
कि मृत्यु क्यों हुई है, पोस्टमार्टम तो है डॉक्टर करते हैं, बट ये लोग उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, रीज़न देते हैं कि मृत्यु का क्या कारण है वो देना। उसके बाद 56 की बात करें तो थाने के संलग्न पढ़े लिखे पुलिस अधिकारी आपके कर्तव्यों के पालन में सहायता देंगे। 57 क्या कहता है कि कांस्टेबल थाने का भार साधक हो। पैरा नंबर 49 देखिए, अब फिर से 49 पे चलते हैं। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी पद की परिभाषा की धारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में देखनी है। इस धारा के आशय के लिए स्थानीय सरकार ने पढ़े लिखे हाजिर ज्येष्ठ कांस्टेबल को थाने का प्रभार ग्रहण कर देते हैं, तो वो सब काम करेगा, लेकिन अगर उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है तो वो अन्वेषण नहीं कर सकेगा, जनरल डायरी मेंटेन करेगा, हस्ताक्षर करेगा और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसका कोई वहाँ पर थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है। तो यही कह रहा है। तो यहाँ पर थाने का प्रभार निकटतम ज्येष्ठ कांस्टेबल या कांस्टेबल को सौंप देगा, अपने काम को क्रियान्वयन करता रहेगा, अफसर पर प्रधान कांस्टेबल अन्वेषण नहीं कर सकेगा। फिर से वही बात बता रहे हैं, जब तक उसका थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है तब तक वो उपनिरीक्षक द्वारा मुक्त ना कर दिया जाए और काम समाप्त ना हो जाए तब तक वो वहाँ से नहीं जा सकता और वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, याद रखना। उसके बाद थाने के लेखक के प्रभार का दिया गया जनरल डायरी सब कुछ उसमें लिखेगा और मुक्त हुए अधिकारियों द्वारा उसको हस्ताक्षरित भी कराएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चौकी का भार साधक प्रधान कांस्टेबल। जो चौकी का कांस्टेबल होता है वो, तो चौकी का प्रधान कांस्टेबल अपने प्रसार में रहने वाले कांस्टेबल को व्यवस्थित आचरणों अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा। भार साधक अधिकारी के संपर्क में अविराम रूप में रहेगा, संज्ञेय अपराधों के घटित होने और महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट करना समय के अंतर्गत अधीक्षक द्वारा नियत करेगा, नियतकालिक रूप से रिपोर्ट करेगा और पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसा करने का विशेष रूप से प्राधिकार कर सकेगा। 59 हो गया था हमारा। 61 की बात कर लेते हैं जो कि कांस्टेबल की बात करता है। सिविल पुलिस के कांस्टेबल विशेष अवसरों के सिवाय आयुध धारण नहीं कर सकेंगे। मुख्यतः कर्तव्य अपराध का निवारण करना इनका काम है। जनता के प्रति जिसके ये सेवक हैं, देखो जनता के प्रति जिसके वे सेवक हैं, विनम्र और विचारशील होना पड़ेगा। हर एक कांस्टेबल उस समय के सिवाय जबकि उसके उपभोग की अपेक्षा ना होने वाले किसी पता लगाने के काम पर नियुक्त किया जाएगा, वर्दी पहनेगा, वर्दी में आना ज़रूरी है इसका। 62 की बात करें तो हर थाने पर रात और दिन एक संतरी रहेगा। कर्तव्य हवालात में बंदियों, तिजोरी, मालखाने और सभी संपत्तियों की रक्षा करेगा वो। कर्तव्य लगाने कांस्टेबल के पीतल के चिन्ह टोकन देगा। संतरी ड्यूटी के दिन 2 बार प्रातः और संध्या, ठीक है, वितरण की जाएगी। संतरी कर्तव्यों की अवधि 3 घंटे तक होगी। मालखाने में 500 रुपये का धन हो तो संतरियों की ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा पदस्थ और मुक्त किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जांच में हवालात में बंदियों की गिनती, तिजोरी में कितना पैसा पड़ा है, चाबी किसके पास है, वो सब चीज़ें देखे जाएगा। कठोर और सरल कर्तव्य सब कुछ कर सकेगा, बारी बारी जो ये है चेंज होते रहते हैं। बात करें 63 की तो थाने के फेरे जगह में विभाजित किए जाएंगे। कांस्टेबल बाहर नहीं जाएगा, रास्ते में पूछताछ करेगा, भार साधक अधिकारी को रिपोर्ट देगा, ये सब काम इसके हैं। 64 की बात करें तो स्टेशन मास्टर को जिला पुलिस में उस कांस्टेबल के हटाने के लिए आदेश देने का अधिकार नहीं है, लिखित आदेश दे जाएगा और मास्टर अपेक्षा को प्रस्तुत करेगा। इस तरह पैरा नंबर 64 तक हमने कर लिया है और हम बाकी के जो हैं वो हम अब चैप्टर 6 जो है वो कल करेंगे। ठीक है जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको लग रहा है कि रेलिवेंट वीडियोस आपको मिल रहे हैं तो। थैंक यू।